हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स के रिटर्न हैं। अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें, असेसमेंट ईयर जो हमारे पास है 16-17। असेसमेंट ईयर 16-17 में जो हमारे पास रिटर्न्स थी वो था ITR 1, 2, 2A, 3, 4, 4S, 5, 6 और 7। ये हमारे पास ITR थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ITR थे हमारे पास। सर अब हम अगर एक इंडिविजुअल है या हम कोई कंपनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा ITR भरें। तो हर किसी के लिए अलग अलग ITR थे। सर मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ये यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल बना लिया, ये इंडिविजुअल है और ये कहता है कि मेरे पास अलग अलग टाइप्स की इनकम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इनकम हो सकती है वो 5 हेड्स की हो सकती है। कौन कौन सा आप बताएंगे। हमारे पास जो सर इनकम होगी वो होगी या तो सैलरी से होगी, या हाउस प्रॉपर्टी से होगी, या PGBP से होगी, या तो कैपिटल गेन से होगी, या सर हमारे पास जो इनकम होगी अदर सोर्सेज से होगी। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जहाँ से हमें इनकम हो सकती है। अगर ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बोलता है, इसका नाम है रवि। रवि ने कहा सर मेरी इनकम है सैलरी से और हाउस प्रॉपर्टी से और PGBP से और कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से, मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम इसके पास बराबर है। तो रवि ने कहा सर मैं कौन सा ITR भरूं। मैंने रवि से कहा आप जो ITR भरेंगे वो होगा ITR 4। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है तो हम जो ITR भरेंगे कौन सा भरेंगे, ITR 4 सर। बिल्कुल सही। अब रवि ने कहा सही सर मैं बिज़नेस कोई नहीं करता, मैं बिज़नेस नहीं करता, मेरे पास इनकम जो है वो है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से। अब कौन सा ITR भरूं सर। मैंने रवि से कहा रवि आप जो ITR भरोगे वो होगा ITR 2। ठीक है, मतलब ITR 4 में से अगर हमने PGBP की इनकम को हटा दिया तो हम कौन सा ITR भरेंगे सर, ITR 2 भरेंगे। बिल्कुल सही। अब रवि फिर से मेरे पास आया, मैंने कहा रवि क्या हो गया, अभी तो बता दिया कौन सा ITR भरना है। रवि ने कहा नहीं सर मेरे पास PGBP की इनकम नहीं है। मैंने कहा वो तो अभी भी बताया तुमने। कहा सर कैपिटल गेन की इनकम भी नहीं है। अब कौन सी इनकम बची, मेरे पास सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है। सर अब कौन सा ITR भरूँ। मैंने कहा ले रवि ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप भरोगे ITR 2A। अच्छा A जोड़ना था इसमें, हाँ जी बेटा बिल्कुल A जोड़ेंगे। अब रवि ने फिर से कहा सर एक और चीज़ है, मेरे पास सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है और अदर सोर्सेज हैं। मैंने कहा वो तो अभी भी तुमने बताया, लेकिन अभी जो तुम ITR भरोगे वो भरोगे ITR 1। कौन सा सर, अभी तो आपने बताया था 2A भरोगे। वो तो मैंने रवि तब बताया था जब आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी जो है वो मोर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, और अगर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी लेस देन 1 नहीं बेटा, कितना हो, अगर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी कितना हो, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, तो आप कौन सा रिटर्न भरोगे सर। हम भरेंगे कौन सा रिटर्न, हम भरेंगे ITR 1। बिल्कुल सही। सर बाकी के रिटर्न कौन भरता है फिर, बेटा जी बाकी के रिटर्न भी भरते हैं, हम ही भरते हैं, रवि ही भरेगा। अभी देखो रवि ने कहा मैं एक फर्म हूँ,
क्या हूँ, फर्म हूँ, या मैं एक LLP हूँ। अब इसको रवि नहीं बनाएंगे, ये फर्म है XYZ के नाम से, ठीक है। रवि ने कहा मैं एक XYZ फर्म चलाता हूँ, तो फर्म का कौन सा ITR भरूँ। मैंने रवि से कहा आप जो ITR भरोगे वो भरोगे ITR 5। बिल्कुल सही। अब रवि फिर से आया, कहा सर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास फर्म भी है, मैं अपने लिए कौन सा ITR भरूँ, मैं तो फर्म से भी कमाता हूँ। मतलब अगर मेरे पास इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस है, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब मैंने रवि से पूछा रवि तेरी कौन सी इनकम है। उसने कहा ऊपर सारी इनकम ले लो, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। मैंने कहा फिर तो तुझे ITR 4 भरना पड़ेगा। नहीं मेरे पास फर्म की भी इनकम है, फर्म से भी इनकम आती है। मैंने कहा फिर जो तू ITR भरेगा उसको बोलेंगे ITR 3। कौन सा भरेगा, ITR 3। बिल्कुल सही बेटा। अब रवि फिर से मेरे पास आया और कहने लगा सर। मैंने कहा हाँ, मान लो ये जो XYZ मेरे पास फर्म थी ये कंपनी बन गया, मैंने इस XYZ को XYZ लिमिटेड बना लिया, मतलब कंपनी बना लिया। अब कौन सा ITR भरूँ मैं। मैंने कहा अगर आपकी कोई कंपनी है, क्या है बेटा, कंपनी है, तो कंपनी के लिए आपका जो ITR भरा जाता है वो भरा जाता है ITR 6। उसने कहा सर ये जो XYZ है ये कंपनी नहीं है। मैंने कहा तो अब क्या बचा। सर मैंने इसको बनाया सोसाइटी। क्या बनाया, सोसाइटी, या मैंने इसको बनाया ट्रस्ट या कोई अदर एटसेट्रा, AOP BOI वगैरह। मैंने रवि से कहा रवि अगर XYZ सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो तुम जो ITR इसके लिए भरोगे वो भरोगे ITR 7। रवि ने कहा सर बिल्कुल सही, बहुत मज़ा आया, आपने सब कुछ बता दिया, अब तो मैं ITR भर भी सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है रवि, लेकिन क्या हुआ, हर साल आपको पता है कि इनकम टैक्स अपने ये कानून चेंज कर देता है। मैंने रवि से कहा अभी जो आपका हमारा डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था कौन सा असेसमेंट ईयर, 16-17। बिल्कुल, बताओ इसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा। सर प्रीवियस ईयर होगा 15-16। ठीक है बच्चे। अब रवि फिर से आया अगले साल मतलब असेसमेंट ईयर 17-18 में। बताओ इसके लिए बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। सर प्रीवियस ईयर होगा 16-17। ठीक है बच्चे, मतलब अभी जो हम ITR भरेंगे वो हम इस असेसमेंट ईयर में भरते हैं, कौन से प्रीवियस ईयर के, 16-17 जो भी ख़त्म हो गया। तो इसमें इनकम टैक्स ने कहा कि हम इन ITR का नाम चेंज करते हैं। कुछ ITR हैं जिनका नाम चेंज किया, सबका नहीं किया। सर कौन कौन से ITR का नाम चेंज किया। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका ITR 1 था उसको सरकार ने कहा इसको 1 ही रहने दो, मतलब इसको सेम ही रखो, इसका नाम चेंज नहीं किया। तो सर किसका नाम चेंज किया। एक आपका ITR था ITR 2, 2A और 3। सरकार ने कहा यार बहुत दिक्कत दे रहा है, हमको 2-3 ITR भरने पड़ते हैं, इन तीनों को मिला के हम एक ही ITR क्यों नहीं बनाते, और ITR का नाम रखा ITR 2। सर वो जो ITR 2 था उसमें क्या क्या जुड़ गया, 2A भी जुड़ गया, 3 भी जुड़ गया। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर हमारे 3 ITR मिक्स हो गए तो ऑटोमेटिकली आगे वालों का नाम चेंज हो जाएगा। अब जो हमारे पास ITR 4 था वो क्या बन गया होगा बताओ। सर वो बन गया है 2 के बाद क्या आता है। सर 2 के बाद तो 3 आता है, तो सही आपका जवाब ITR 3 बन गया। सर मैंने कहा हाँ, और जो हमारे पास ITR 5 था वो 4 बन गया क्या। नहीं बेटा, एक हमारा और ITR था, कौन सा, ITR 4S। ये कब लगता है सर, ये तो आपने बताया नहीं।
ITR 4S का नाम अब बन गया ITR 4। ये लगता है बेटा अगर कोई हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपने PGBP में पढ़ा होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कोई प्रिजम्पटिव इनकम होती है जहाँ पे हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ते, हम अपनी इनकम का, अपने टर्नओवर का 8% या 6% के हिसाब से इनकम मान लेते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। ठीक है बच्चे। बाकी के ITR सर, बाकी कौन सा था? एक ITR 5 था, ITR 6 था, ITR 7 था। इनको सरकार ने कहा इनको सर आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अलग अलग पर्सन्स के लिए लगते हैं, तो इनको सेम ही रखा, इनको चेंज नहीं किया। ठीक है बच्चे। अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा ITR किसके लिए है। अगर हम असेसमेंट ईयर 16-17 की बात करें तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास, तो ITR 4, PGBP नहीं है तो ITR 2, और उसमें से अगर हमने कैपिटल गेन भी हटा दिया तो ITR 2A था, और हमारे पास अगर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी थी और बाकी 2 इनकम थी तो ITR 1 लगता था। फर्म LLP के लिए ITR 5, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप ITR 3, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया नीचे ITR 4S लगता था, कंपनी के लिए ITR 6 और सोसाइटी के लिए ITR 7। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर 17-18 में किसी को सर ऊपर जैसे आपने बताया ITR 2 बताया, ITR 2A बताया, इनमें से कोई ITR भरना हो, मान लो ITR 2A भरना हो या ITR 3 भरना हो, सर वो क्या करे? अब उसको तो कौन सा ITR भरना पड़ेगा? उसको भरना पड़ेगा ITR 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब सर आपने इतना तो बता दिया, अब ये भी तो बताओ ITR भरते कैसे हम? उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनकम टैक्स की साइट पे जाना पड़ता है। इनकम टैक्स की साइट कौन सी है सर, वो भी तो बता दो। इनकम टैक्स की साइट आप मेरे साथ नोट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स की साइट है www.incometaxindia, इनकम टैक्स इंडिया e-filing .gov.in। इस साइट पे आप जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ITR के फॉर्म्स। अब मैंने डाउनलोड करके रखा है, ITR का फॉर्म मैंने डाउनलोड करके रखा है अभी। चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। अभी हम जाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे, ये मेरा ब्राउज़र खुलने वाला है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ जी, ये आ गया। तो हम कौन सा इसमें साइट डालेंगे? अभी जो मैंने आपको बताया www.incometaxindia.e-filing.gov.in। जैसे आप इस साइट पे जाएंगे आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, आप इसमें करेंगे कंटिन्यू टू होम पेज। होम पेज पे जाएंगे ITR फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 17-18। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे असेसमेंट ईयर ऊपर लिखा है 17-18 असेसमेंट ईयर। इसमें अगर आप देखेंगे आपको जो ITR मिलेंगे, जो मैंने आपको नए ITR का नाम बताया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 2A नहीं है, इसमें 4S नहीं है, वो सब चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई 5 हेड्स की इनकम है किसी के पास और उसके लिए ITR डाउनलोड करना होगा तो कौन सा करेंगे? सर हम, ये भी कोई बताने वाली बात है, हमें तो अब याद भी रह गया, ITR 3 डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल सही। अगर सर हमें कोई पिछले साल का ITR भरना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2016-17 असेसमेंट ईयर ले लेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने 2016-17 किया, यहाँ पे हमारे पास ITR 2A आया, ITR 4S आया, ये हमारे जो ITR मर्ज हो गए थे उनमें से आ गए। सर हमें पिछले साल का क्या करना, इसी साल हमें कोई ITR बता दो। अभी हम आज जो सीखेंगे ITR 1 की बात करेंगे। हमने ITR 1 को डाउनलोड किया, ये डाउनलोडिंग चल रहा है मेरा, अभी 6 सेकेंड्स दिखा रहा है। मेरा ITR डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्या करूं, इसको जाऊंगा और शो इन फोल्डर करूंगा। फोल्डर में शो करते ही मेरा एक फ़ाइल आ गया ITR 1 2017 की। एक मैंने और पहले ही डाउनलोड कर रखा था ITR 1, और उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फ़ोल्डर बनता है।
फोल्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने एक बार भर के रखा है, आई थिंक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा ITR है, एक्सेल यूटिलिटी में है। हमारे पास दो यूटिलिटीज होती है, एक जावा यूटिलिटी और एक एक्सेल यूटिलिटी। ईजी अगर हमें करना है तो इनकेस अगर हम देखें तो दोनों ही ईजी है, लेकिन ज़्यादा हम फेमिलियर जो है वो है एक्सेल के साथ, तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक्सेल यूटिलिटी में ही भरें। ईजी भी होता है हमारे लिए एक्सेल यूटिलिटी, क्योंकि हम एक्सेल पे ज़्यादा काम करते हैं, किया भी होता है पहले। जावा के साथ थोड़ा कम फेमिलियर होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको फाइल को खुलने में। अगर आप देखेंगे एक हमारे पास एक यूटिलिटी खुली है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको बस भरते जाना है और कुछ नहीं करना है बेटा। सर कुछ यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है, लास्ट नेम लाल कलर का है, पैन नंबर लाल कलर का है, जो जो बेटा आपको रेड में दिखे उससे समझ जाना कि वो आपको भरना ज़रूरी है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो यहाँ पे जब आप वैलिडेट का बटन दबाएंगे वो चीज़ वैलिडेट नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लाल वाला है, लाल मतलब डेंजर, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। चलो हम फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, नासिर। और हमेशा जब भी हम आगे चलें हम टैब बटन दबा के आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। और ये मेरा लास्ट नेम मीर। एक डमी पैन नंबर लेता हूँ मैं, BLYPM 0956K। उसके बाद ये बताएगा आप अपना फ्लैट और डोर का नंबर बताओ, 101 मैंने लिखा, एरिया लोकलिटी मैंने लिखा दिल्ली, डेट ऑफ बर्थ मैं डालता हूँ 19 दिसंबर 1991, टाउन स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा दिल्ली, स्टेट यहाँ पे बताया। हम माउस का यूज़ बिल्कुल कम करेंगे, चाहे तो हम यहाँ पे माउस ले जाके इसको ड्रैग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास अगर सिर्फ कीबोर्ड से काम करते हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आता है। ऑल्ट और GR दबा के, ऑल्ट और डाउन एरो दबा के हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। हमने दिल्ली को सिलेक्ट किया, कंट्री ऑटोमेटिकली आएगा, पिन कोड हम लगाएंगे 110037। ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे CA mir1114@gmail.com। आप अपनी ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे 9811860174। ये मैंने अपना डाल दिया। एम्प्लॉयर कैटेगरी में आपको बताना है कि आप किस प्रकार के एम्प्लॉई हैं। क्या आपका जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई अदर है, या अगर आपका एम्प्लॉयर ही नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अभी मैं अदर ले लूँगा। उसके बाद पूछता है रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन, क्या आपने ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरा है। ड्यू डेट तो आपको पता ही होगा, हमारे जो रिटर्न्स का होता है 30 सितंबर होता है या 30 जून होता है, वो आपको पता ही है। अभी हम अगर ले लें तो हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही भरते हैं ऑलमोस्ट रिटर्न। उसके बाद ये पूछता है कि आर यू पर्सन गवर्नड बाई पुर्तगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A। क्या आप ऐसे कानून के दायरे में आते हैं जो ये पुर्तगीज सिविल कोड है, क्या आप उस कानून में आते हैं। ये नॉर्मली लगता है बच्चे गोवा में, बाकी स्टेट्स में मतलब हार्डली एक दो जगह और लगता है, बट गोवा में लगता है। अभी अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे पे अभी नहीं एप्लीकेबल है, तो मैं नो करूँगा इसको। उसके बाद पूछेगा कि वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, आपका जो रिटर्न है क्या ओरिजिनल है रिवाइज्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा सर ओरिजिनल है रिवाइज्ड है। ओरिजिनल बेटा होता है जब हम पहली बार रिटर्न भरते हैं तो उसको ओरिजिनल बोलते हैं। हमारे रिटर्न में हमने पहली बार रिटर्न भरा, उसमें कुछ गलतियाँ हुई, अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एक और रिटर्न भरते हैं जिसको बोलते हैं हम रिवाइज्ड रिटर्न। अब रिवाइज्ड रिटर्न अगर हम भर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखें, ओरिजिनल या रिवाइज्ड। सर रिवाइज लिखेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन अभी मैं पहली बार भर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँ सर, हम लिखेंगे ओरिजिनल। हम ओरिजिनल पे एंटर करेंगे और टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेट्स आपने पढ़ा है, रेसिडेंशियल स्टेट्स हम लिखेंगे रेसिडेंट।
उसके बाद आपके पास एक शीट आएगा जहाँ पे आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि आपकी इनकम कितनी है। जैसे सबसे पहले पूछता है इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा, मैंने कहा मेरी जो सैलरी है वो है 2,80,000। ठीक है बच्चे। इसने पूछा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ। मैंने कहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ये बताना है कि लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर तो आपने पढ़ा है। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखते हैं तो उसमें हमारा लॉस हो सकता है, लेकिन लेट आउट लिख लिया तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है। अभी अगर इनकम की बात करें, इनकम जनरेट करनी है तो हम लेट आउट कर देंगे इसको और टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो है 2,50,000। ठीक है बच्चे। टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मेरी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है तो मैं उसको यहाँ पे लिखूँगा। मान लो मैंने बैटिंग में 60,000 रुपये जीते थे, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद पूछना डिडक्शंस। डिडक्शन आपको पता है 80C से लेकर 80U तक हमें जो डिडक्शन मिलती है, टैक्स सेविंग स्कीम्स भी इसको बोलते हैं। अब मैंने कहा मेरी जो 80C की डिडक्शन है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा था 1,00,000 रुपये। मैं 80D की बात करूँ तो 40,000 रुपये। 80E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का मैंने भरा था इंटरेस्ट, तो उस पर मैं 20,000 रुपये इंटरेस्ट जो भरे थे वो यहाँ पे मुझे छूट मिल जाएंगे। अच्छा आप देखेंगे 80G पे जब हम टैब बटन दबाएंगे यहाँ से तो 80G पे नहीं जा रहा है, सीधा आगे जा रहा है 80G। अच्छा सर आपने तो ये बताया नहीं कि हम कौन से कॉलम्स में लिखें। कॉलम्स में हम सिर्फ ग्रीन कॉलम्स की, जो ग्रीन कलर के कॉलम्स हैं उनमें लिख सकते हैं। जो वाइट कलर के कॉलम्स हैं या ग्रे कलर के कॉलम्स होते हैं उनमें हम नहीं लिख सकते। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वाइट कलर का कॉलम होगा वो प्रोटेक्टेड होता है, उसमें हम नहीं लिख सकते। चलिए सर, तो 80G हम नहीं भर सकते सर। आपको यहाँ दिखता होगा कि 80G के लिए एक अलग से शीट है, तो 80G हमें अलग से भरना पड़ेगा। सर 80U में हमने कहा 50,000 रुपये की डिडक्शन है। ठीक है बच्चे। अब इसके आगे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 शीट और भरनी पड़ेगी। एक TDS अगर आपका कुछ कटता है, मान लो मेरा सैलरी से कटा, तो उसके लिए मैं अपने एम्प्लॉयर से बोलता हूँ कि एम्प्लॉयर जी आप मुझे फॉर्म 16 दे दो। कौन सा? फॉर्म 16। फॉर्म 16 में वो मुझे डिटेल बताता है कि मेरा जो TDS है कितना कटा है। मान लो यहाँ पे मैं फॉर्म 16 की कोई डमी डिटेल ले रहा हूँ। 10 नंबर जो होता है वो फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट होता है, नेक्स्ट 5 डिजिट होते हैं और एक अल्फ़ाबेट होता है। टैब बटन दबाएंगे। नेम ऑफ द डिडक्टर मैंने कहा XYZ, जो मेरा एम्प्लॉयर है जिसने ये काटा है। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी जो इनकम सैलरी से थी वो थी 2,80,000। अभी जो मैंने डमी फिगर लिया था। टैक्स डिडक्टेड, इस पर कितना टैक्स कटा होगा, मान लो 10% के हिसाब से तो 28,000 कटा होगा। ठीक है बच्चे। अब मैंने कहा कि मेरी अदर सोर्सेज की भी एक इनकम थी। अदर सोर्सेज की इनकम है, अगर सैलरी के अलावा कोई और इनकम मेरी है और उस पर TDS कटा है तो उसके लिए जो फॉर्म होता है वो है फॉर्म 16A। हमारे पास एक फॉर्म 26A भी होता है जहाँ से हम ये डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो फॉर्म 16 या 16A भी होता है, वहाँ से हम डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और डाल दिया 10 नंबर, 5 और 1। ठीक है बच्चे। नेम ऑफ द डिडक्टर मैंने कहा A, B और C। अमाउंट विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, कितना अमाउंट जो है टैक्स जिस पे कटा है। हमने कहा 60,000 की हमारी इनकम थी, उस पर टैक्स कटा था। कौन से ईयर में कटा था, हमने कहा 2016 में। हमेशा याद रखना बच्चे, 2016 जब हम लिखते हैं तो 2016 का मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर 16-17 है। 16-17 प्रीवियस ईयर में जो हम टैक्स डिडक्ट हो रखा है उसका हम लिखते हैं 2016। अगर हम लोग 2015 लेते तो बताओ कौन सा प्रीवियस ईयर होता सर, फिर प्रीवियस ईयर होता 15-16। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। टैक्स डिडक्टेड कितना कटा है, 10% के हिसाब से सर 6,000 रुपये कटा है। अब उसके बाद बताना है कि अमाउंट आउट ऑफ 5 क्लेम्ड दिस ईयर, क्लेम कितना कर रहे हैं। 6,000 आपका कटा है, इसमें से कितने का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। हमने कहा कि हम पूरे का बेनिफिट उठाएंगे 6,000 रुपये का। अगर हम यहाँ पे 6,000 ना लिखें, मान लो 5,000 लिखते हैं, तो वो जो 1,000 रुपये हैं वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा। ठीक है बच्चे। हम इस शीट को करेंगे वैलिडेट, ये बताएगा शीट TDS इज़ ओके। उसके बाद एक और शीट है हमारे पास TCS,
TCS क्या होता है सर? TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर हमारा कुछ TCS कटता है, ये किस पे लगता है सर? ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे TCS लगता है, TDS नहीं काटा जाता, वहाँ पे TCS लगता है। आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा। तो अगर कोई TCS हमारा हमने कलेक्ट किया है या कुछ कटा हुआ है हमारा, तो हम उसकी डिटेल यहाँ पे भरते हैं। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे हमको कुछ डिटेल भरनी पड़ती है अपने बैंक के बारे में, या अगर कोई हमारी एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये अगर लेस देन 5000 है तभी लिखेंगे, मोर देन 5000 है तो उसके लिए ITR 2 भरना पड़ेगा। मैंने कहा 4800 है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद मैं नीचे आया और ये बता रहा है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड बताओ। मैंने कहा एक डमी लेता हूँ मैं, SBIN 000459 बेटा। ये जो मैंने IFSC कोड दिया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। जब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली नेम ऑफ द बैंक में बैंक का नाम आएगा। अगर आपका IFSC कोड सही है तो नेम ऑफ द बैंक में उस बैंक का नाम आएगा जिस बैंक का आपने IFSC कोड दिया है। उसके बाद पूछता है अकाउंट नंबर। मैं एक डमी अकाउंट नंबर लेता हूँ 200466270031। ओके बेटा, ये उसके बाद पूछ रहा है ये जो कॉलम आया है ये नया आया है रिसेंट इस ITR में, इससे पहले नहीं हुआ करता था। इसका मतलब है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या उस दौरान आपने कुछ पैसा अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा जमा किया है अपने अकाउंट में, तो उसका डिटेल बताएंगे। वो कैश का बता देंगे कि आपने कितना जमा किया है। मान लो मैंने कहा 60,000 रुपये मैंने कहा जमा किया था। गरीब आदमी भैया कहाँ से लाएंगे पैसे। उसके बाद हम आएंगे और इस शीट को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे सर। ठीक है, और ये बताएगा फादर नेम वेरिफिकेशन शीट में। जैसे हम वैलिडेट करेंगे और हमारा अगर कुछ छूट जाता है तो ये हमें बताता है वैलिडेट करते समय कि आपने कुछ छोड़ रखा है, उसको पहले करेक्ट करो। अब ये हमें बताएगा कि हमने नीचे फादर नेम नहीं लिखा है वेरिफिकेशन में। मान लो मैं लिखूँगा फादर नेम अमीन मीर, प्लेस हमें जहाँ ITR भरते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो सर घर में भरते हैं। प्लेस मतलब उस सिटी का नाम लिखना है जहाँ जिस सिटी में आप भरते हैं। डेट सर बताओ 30/5/2017, डेट हमने भर लिया। अब उसके बाद वापस हम ऊपर आएंगे और वैलिडेट करेंगे तो ये बताएगा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन शीट इज़ ओके। ओके करेंगे हम। उसके बाद आएंगे 80G वाले में। 80G में क्या होता है, बहुत प्रकार की डिडक्शंस हमें 80G में मिलती हैं। एक होता है जहाँ पे 100% अमाउंट मिलता है। हमने डोनेशन दिया 100 रुपये तो 100 रुपये का डोनेशन मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा तो टैब बटन दबाते ही आप देखेंगे एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन में 100 आएगा। अब नीचे अगर मैं 100 लिखूँगा तो एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन में 50 आएगा। अगर हमारा कुछ 80G का डिडक्शन है तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैं एक डमी फिगर लेता हूँ, नेम ऑफ द डोनी जिसको मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ AXZ को। एड्रेस सर, एड्रेस बताओ इसका। मैंने लिया ABC, इसका एड्रेस है। सर कहाँ रहता है ये? हमने कहा दिल्ली में रहता है। स्टेट कोड बताओ, ऑल्ट और डाउन एरो करके देखेंगे हम। ये सर दिल्ली में रहता है। पिन कोड बताओ सर 110021। पैन नंबर सर इसका बताओ, कोई डमी पैन नंबर ले लेंगे AXZCP0956J। कितना डोनेशन दिया, मान लो मैंने दिया 50,000। टैब बटन दबाते ही यहाँ पे अमाउंट में शो करेगा 50,000 रुपये। उसके बाद अगर हमें कुछ यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे 50,000 रुपये लिखता हूँ तो ये एलिजिबल अमाउंट दिखाता है 25,000, क्योंकि हमें जो डोनेशन मिलेगा सिर्फ 50% का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो हम एक ही इसमें लिखते हैं, इसको नहीं लिखते। और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। ये बताएगा शीट इज़ ओके। शीट ओके होने के बाद हम वापस इनकम डिटेल्स पे आएंगे और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद नीचे जब हम आएंगे ये हमारा बताएगा कि टोटल टैक्सेबल इनकम जो हमारी थी वो थी 3,45,000 रुपये। उसमें से हमने क्या किया, हमको डोनेशन ये टैक्स पेएबल हमें कितना हुआ, इस पे टैक्स कितना देना पड़ा, 9,500 रुपये। 9,500 में से हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिला 5,000 रुपये। ये आपको पता होगा, ये उस पर्सन को मिलती है जिसकी इनकम 5 लाख से कम हो, उसको 5,000 रुपये की छूट मिलती है, रिबेट मिलता है टैक्स का। तो अमाउंट पेएबल कितना हो गया, 4,500। उसमें हमने एजुकेशन सेस जोड़ा 135 रुपये, तो टोटल अमाउंट ड्यू जो हो गया
₹4,635, वही हमको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, उसके बाद क्या इसी फाइल को हम अपलोड करते हैं? नहीं बेटा, हम जनरेट XML करते हैं। XML जनरेट करने के बाद ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे और यहाँ पे सेव XML करेंगे। जब हम इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, वहाँ हम एक्सेल यूटिलिटी को सेव नहीं करते, हम अपलोड नहीं करते, वहाँ हम XML यूटिलिटी को अपलोड करते हैं। अब ये यहाँ पे एक पाथ बताता है कि जहाँ पे आपका XML सेव हुआ है, यूज़र में जाओ, एसर 1 में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ, ITR1 होगा, उसमें ये इस नाम की फ़ाइल होगी XML वाली, उसको आपको अपलोड करना है। अगर हम ओके करेंगे और देखना चाहते हैं इस फाइल को, मैं इस फाइल को देखना चाहता हूँ, ये मेरी एक इंटरनेट ब्राउज़र में खुलती है ये फ़ाइल। ये आप फाइल देख सकते हैं, इनकोडेड फाइल होती हैं, इसको डिकोड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे मेरा नाम हो गया, पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, DOB हो गया, एम्प्लॉयर कैटेगरी। ये आप ऐसे तो देख सकते हैं, बट ऐसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेल यूटिलिटी में इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे इसको हम सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं इनकम टैक्स की साइट पे अपने पैन नंबर और पासवर्ड डाल के। उसके बाद जब हम अपलोड करते हैं तो हम XML फाइल अपलोड करते हैं, एक्सेल फाइल अपलोड नहीं करते। बिल्कुल सही। अब सर आप हमें कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जहाँ से हम क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा बेटा जी ये लो, ये है आपका प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे। हमने कहा ये है प्रोजेक्ट, इसमें से जो मैंने मार्क किया है क्या येलो कलर का, वो आप नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। ये जो आपकी डिटेल यहाँ पे डिटेल्स हैं, ये सारी आपके काम की नहीं है। आपके काम का जितना है आप उतना देखेंगे। सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास, और एग्रीकल्चर इनकम है 4,800 रुपये, क्योंकि उससे 5,000 से ज़्यादा हुआ तो ITR2 भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन है, डिविडेंड रिसीव्ड है। इसमें मैंने आफ्टर डिडक्शन दिया है, तो मान लो अगर ये 38,000 मुझे पर मंथ मिल रहा है, तो मैं इसको कैसे करूँगा सर? अगर हमें इसको करना है तो सर आप हमें थोड़ा पहले ये तो बता दो इसको करें कैसे। 38,000 जो है हमारा, ये पर मंथ है, इसको हमें ईयरली लाना है। तो हम क्या करते हैं, 38,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं। और अगर आप ऐसे करते हैं तो ये बेटा जी गलत होता है। आपको पहले, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो वहाँ पे लिखा था वो लिखा था आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन दिया है, मतलब TDS कट चुका है इस पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 38,000 कितना TDS कटा है सर, डिवाइडेड बाई, पहले तो TDS देखो, TDS कितना कटा है, TDS सर कटा है 10%, मतलब ये 30%, 100, ये 38,000 जो है ये अब कितना बचा है, 100% या 100 में से 10 हटाया गया है। सर 100 में से 10 हटाया गया है, अब ये बचा है 90%, और हमको लाना है इसको 100% पे। ये जो अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आएगा, ये होगा हमारा 100%। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारी फुल ईयर की इनकम आएगी। ऐसे ही आप बाकी का भी करेंगे, फुल ईयर की इनकम आएगी, और ये फुल ईयर की इनकम ही हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जब तक आप प्रोजेक्ट करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। चलिए, खुश रहो आप।